हेलो फ्रेंड्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में शिक्षण कौशल के 5 कौशल पढ़े। हम आगे की वीडियो में आगे के जो कौशल बचे हुए हैं, जो स्किल्स बची हुई हैं टीचिंग की, वो कंप्लीट करेंगे। तो आपका नेक्स्ट कौशल है छात्र सहभागिता कौशल। इसे इंग्लिश में स्किल ऑफ स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट कहते हैं। उदाहरण कौशल छात्र सहकारिता एवं सहभागिता को प्रेरित करता है, जिससे शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में अग्रसर होता है। बाल केंद्रित शिक्षण में छात्र सहभागिता आवश्यक है। देखिए, छात्र सहभागिता कौशल से मतलब क्या है? छात्रों की सहभागिता को बढ़ाना। जब कोई टीचर एग्जाम्पल देता है, ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण देता है, तो इससे क्या होता है कि छात्र सक्रिय होते हैं। ठीक है, जो पढ़ रहे होते हैं थोड़ा उनका दिमाग लगता है, उसमें फोकस करते हैं, सक्रिय होते हैं। और क्या करता है, ये एग्जाम्पल जो देते हैं, इससे क्या होता है, बच्चों के अंदर सहभागिता की भावना उत्पन्न होती है। ठीक है, वो भाग लेते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं जब भी टीचर पढ़ा रहा होता है उस चीज़ में, जिससे शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में अग्रसर होता है। द्विमुखी प्रक्रिया क्या है? तो रॉस एक व्यक्ति थे जिन्होंने शिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया कहा था। मतलब शिक्षक जो होते हैं वो छात्रों पे डिपेंड होते हैं, और जो छात्र होते हैं वो शिक्षक पे डिपेंड होता है। ठीक है, अगर दोनों में से एक भी चीज़ उपस्थित नहीं है तो शिक्षण नहीं हो सकता। इसलिए इसे द्विमुखी प्रक्रिया कहा गया है। इस कौशल का मुख्य उद्देश्य छात्रों के सहयोग प्रतिक्रिया से पाठ का क्रमशः विकास करना है। पाठ पढ़ाने के बाद उसे स्थायी करने के लिए छात्र सहभागिता कौशल का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है, जब भी टीचर पाठ को पढ़ा लेता है उसके बाद इसका प्रयोग करता है, ताकि इससे क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है इसके लिए, ताकि बच्चों का सहयोग मिल सके, जिन्हें वो पढ़ा रहे हैं उनका सहयोग मिल सके, उनकी प्रतिक्रिया जान सके कि पाठ के बारे में वो क्या सोचते हैं। तो इन सब चीज़ों का विकास करने के लिए छात्र सहभागिता कौशल का उपयोग करता है। और जो पाठ वो पढ़ा रहा है उसे स्थायी करने के लिए, ठीक है, ताकि बच्चों को वो चीज़ समझ में आ जाए और वो लंबे समय तक स्थायी रहे उनके अंदर। ठीक है, तो स्थायी करने के लिए भी छात्र सहभागिता कौशल का यूज़ किया जाता है। अब छात्र सहभागिता कौशल का प्रयोग कैसे करें? तो कैसे कर सकते हैं, कैसे कैसे छात्र सहभाग लेंगे? ठीक है, जो भी टीचर पढ़ा रहा है उनसे कैसे जुड़ेंगे, उनकी बातों को कैसे सुनेंगे, समझेंगे, अपनी राय देंगे, तो यही चीज़ कहलाती है सहभाग करना। तो वो कैसे करेंगे? पहला है प्रश्न पूछकर। जब टीचर प्रश्न पूछेगा तो उत्तर देने के लिए वो तत्पर होंगे। ठीक है, बच्चे अपने सबके अलग अलग आंसर रहते हैं, तो हर बच्चा अपना अपना आंसर देगा, तो इससे क्या होगा, सहभागिता बढ़ेगी। चित्र बनवाकर टीचर कह देगा कि हाँ, इससे संबंधित आपको चित्र बनाने हैं, तो सभी अपने अपने चित्र बनाएंगे। सबका एक साथ एक जैसा तो नहीं हो सकता ना, अलग अलग होगा, तो इससे भी सहभागिता बढ़ती है। रिक्त स्थान भरवाकर, कि आपने कोई क्वेश्चन दे दिया, उसमें बीच में रिक्त स्थान छोड़ दिया, अब बच्चे उसे भर रहे हैं अपने मन से। ठीक है, तो इससे भी सहभागिता बढ़ेगी। खेल खिला दो। ठीक है, जब खेल खेलते हैं बच्चे तो क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं, तो इससे भी सहभागिता बढ़ती है। गीत के द्वारा, कविता के द्वारा, इनके द्वारा भी सहभागिता बढ़ सकती है। ठीक है, तो छात्र सहभागिता कौशल आप समझ गए होंगे क्या होता है, कि बस बच्चों का सहभागिता बढ़ानी है। ठीक है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हों टीचर के साथ, और ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे तो चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, अच्छे से चीज़ें उन्हें क्लियर होंगी। फिर नेक्स्ट हमारा कौशल है उद्दीपन परिवर्तन कौशल, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। उद्दीपन के बारे में आपने कई बार साइकोलॉजी में पढ़ा हो। उद्दीपन ऐसी वस्तु होती है जो हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करती है, या हमें प्रेरित करती है कार्य करने के लिए। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है, उद्दीपन कहलाती है। ठीक है, शिक्षण की सफलता का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि शिक्षक छात्रों के अवधान ध्यान को पाठ वस्तु पर ही केंद्रित कर सके। इसलिए वह कभी कभी श्याम पट के समीप आता है, कभी चेहरे के भाव बदलकर अपनी बात छात्रों तक पहुंचाता है, कभी हाथ का प्रयोग कर कर विभिन्न इशारे करता है और उससे छात्रों को समझाता है। इस प्रकार इन समस्त उद्दीपन क्रियाओं का उद्देश्य छात्रों का अवधान पाठ वस्तु की ओर केंद्रित करना है। इस कौशल को ही उद्दीपन परिवर्तन कहते हैं। कहने का मतलब है, टीचर क्या करता है, टीचर कई इशारे करता है। जब भी आपको आपने ध्यान दिया होगा क्लास में, जब भी टीचर पढ़ाता है तो वो कई तरीके से इशारे करता है। कभी हाथ को इधर ले जाता है, कभी बोर्ड की तरफ ले जाता है। ठीक है, कभी क्या करता है, उसकी आवाज़ में उतार चढ़ाव आता है। कभी वो धीमे धीमे चीज़ों को समझा रहा होता है, अचानक से आवाज़ तेज़ कर लेता है। ठीक है, तेज़ वॉल्यूम में बोलने लगता है, ताकि छात्रों का ध्यान उस तरफ चला जाए। ठीक है, जो भी अगर ध्यान नहीं भी दे रहे हैं उसकी पढ़ाई में, नई भी चीज़ों को समझ रहे हैं, लेकिन जब वो तेज़ बोलता है तो जितने भी बच्चे बैठे होते हैं चुपचाप, उनका ध्यान टीचर की तरफ चला जाता है। कभी चार्ट की तरफ इशारा करता है, कभी मॉडल की तरफ इशारा करता है, हाथ भाव और उसके हाव भाव वो भी चेंज होते रहते हैं। तो इन सभी के माध्यम से वो क्या करना चाह रहा है, ताकि बच्चों की तरफ, बच्चे उसकी तरफ ध्यान दें। ठीक है, ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि अगर बच्चे पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रहे हैं तो उस पर फोकस करें। तो यह कहलाता है आपका उद्दीपन परिवर्तन कौशल। और इसका उद्देश्य क्या होता है, तो बच्चों का ध्यान पाठ वस्तु की तरफ केंद्रित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है।
ठीक है, जिन बच्चों का फोकस नहीं होता पढ़ाई पर, इधर उधर की चीज़ें सोच रहे होते हैं, ध्यान नहीं देते हैं पढ़ाई पर, तो उनका ध्यान पाठ वस्तु पर लगाना ही उसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है, इस कौशल का। अब जो नेक्स्ट हमारा कौशल है वो है पुनर्बलन कौशल। इसे हम लोग इंग्लिश में रीइंफोर्समेंट स्किल कहते हैं। पुनर्बलन छात्रों में व्यवहार परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। व्यवहार परिवर्तन के लिए पुनर्बलन का प्रयोग की कला का विकास सबसे पहले किसने किया था? B.F. स्किनर ने किया था। पुनर्बलन कौशल को प्रतिपुष्टि या पृष्ठ कौशल भी कहते हैं। प्रतिपुष्टि से मतलब है आपका फीडबैक। इसमें प्रशंसा करना, शाबाशी देना, कमियां बताना, पुरस्कार देना इत्यादि क्रियाएं आती हैं। मतलब पुनर्बलन कौशल से क्या समझ रहे हैं आप? इसमें बल आ रहा है, आप ध्यान दीजिए कि इसके बीच में क्या आ रहा है? बल आ रहा है। तो ऐसी प्रतिक्रिया, ऐसी क्रिया करना जिससे बच्चों को प्रेरणा मिले, ठीक है, उन्हें बल मिले कार्य करने के लिए। तो जब ऐसी क्रियाएं की जाती हैं तो वो कहलाता है आपका पुनर्बलन। जैसे प्रशंसा करना, कोई बच्चा पढ़ रहा है, आपने उसकी थोड़ी तारीफ कर दी तो उसे क्या बल मिलेगा? बल मिलेगा तो वो और प्रेरित होगा उस चीज़ को करने के लिए। आप उसे शाबाशी देंगे तो वो खुश हो जाएगा मन ही मन, ठीक है, तो और अच्छा करने की कोशिश करेगा। या आप उसे कमियां बताएंगे, तो कमियां बताएंगे तो सोचेगा हाँ ये कमी हो रही है मुझसे, ये गलती हो रही, तो उसे ठीक करने की कोशिश करेगा। या आप उसे पुरस्कार दे दें, उसके एग्जाम में अच्छे नंबर आए, आप उसे पुरस्कार दे दें तो भी उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ठीक है, तो और अच्छा करने की कोशिश करेगा और पुरस्कार के लिए वो पढ़ने की कोशिश करेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं आपकी पुनर्बलन, ठीक है, और यही कहलाता है पुनर्बलन कौशल। अब पुनर्बलन होते कितने प्रकार के हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। धनात्मक देख लेते हैं क्या होते हैं। देखिए, धनात्मक के अंदर आ जाता है आपका पुरस्कार, प्रशंसा, शाबाशी, बहुत अच्छे कहना, अति अति उत्तम कहना, अति सुंदर कहना आदि। जबकि ऋणात्मक में आपका आता है डांटना या फटकारना, ठीक है। तो ये चीज़ें आती हैं आपकी ऋणात्मक पुनर्बलन में। पुनर्बलन का सकारात्मक प्रयोग छात्रों के वांछित व्यवहार को प्रबल बनाने के लिए किया जाता है और ऋणात्मक पुनर्बलन द्वारा अवांछित व्यवहारों की पुनरावृत्ति को रोकने का प्रयास किया जाता है। मतलब किसी भी चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए आप लोग क्या करते हैं? धनात्मक पुनर्बलन का यूज़ करते हैं। जैसे कोई अच्छा पढ़ रहा है, अच्छा कर रहा है, तो आप उसे शाबाश बोलेंगे, बहुत अच्छे बोलेंगे, इससे क्या करेगा? वो और करेगा उन चीज़ों को। लेकिन ऋणात्मक पुनर्बलन में क्या होता है कि कोई बच्चा गलत चीज़ कर रहा है, ठीक है, अच्छे से नहीं पढ़ रहा, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप उसे डांटेंगे, फटकारेंगे, तो ये चीज़ कहलाती है आपकी ऋणात्मक पुनर्बलन, ठीक है, ताकि आप वो उस चीज़ को रोकने का प्रयास करते हैं ऋणात्मक पुनर्बलन में, कि ताकि वो बार बार उस चीज़ को ना करें। लेकिन बार बार चीज़ करवाना आप चाहते हैं तो आप धनात्मक पुनर्बलन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम पुनर्बलन कौशल के उद्देश्य देख लेते हैं कि क्या क्या उद्देश्य होते हैं पुनर्बलन कौशल के। तो पहला उद्देश्य है छात्रों के अधिगम को उचित दिशा प्रदान करना। आप शाबाशी दे रहे हैं तो बच्चे क्या कर रहे हैं? उस दिशा में चीज़ों को पढ़ रहे हैं, ठीक है, उन्हें पता कि इस चीज़ पर अच्छा उन्हें रिस्पॉन्स मिल रहा है, टीचर किस चीज़ के लिए शाबाशी दे रहे हैं उन्हें, तो वही चीज़ वो करते हैं। छात्रों के आत्मविश्वास में वृद्धि करना। जब आप बच्चों को कॉन्फिडेंस देते हैं, शाबाश बोलकर, बहुत अच्छे बोल के, गुड देकर, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है। फिर छात्रों को और अधिक परिश्रम हेतु प्रोत्साहित करना, कि छात्र पढ़ रहे हैं, आपने देखा हो कई बार टीचर इमोशनल होकर आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताते हैं, कोई ना कोई कहानी सुनाते हैं, तो उनका मतलब क्या होता है? वो आपको परिश्रम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, ताकि आप और मेहनत करें। छात्रों को उनके प्रदर्शन के सुधार हेतु उचित सुझाव देना। मतलब बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं तो उन चीज़ों पर टोकना उन्हें, और जहाँ पे अच्छा कर रहे हैं उन्हें बढ़ावा देना। तो ये चीज़ें भी क्या है? उनके प्रदर्शन में सुधार के लिए की जाती हैं। फिर एक अच्छा अनुशासन में सुधार करना। बच्चे शोर शराबा कर रहे हैं तो आप उन्हें डांटेंगे, फटकारेंगे, तो इससे ऋणात्मक पुनर्बलन का आप यूज़ कर रहे हैं और कक्षा में अनुशासन के लिए ये चीज़ कर रहे हैं। तो ये थे पुनर्बलन कौशल के उद्देश्य। इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हैं आराम से, ज़्यादा कठिन नहीं है ये। बस पुनर्बलन का मतलब याद रखिएगा कि इसका यूज़ क्यों करते हैं और इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट कौशल है आपका श्यामपट्ट लेखन कौशल, ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल। श्यामपट्ट को अध्यापक का सच्चा मित्र कहा जाता है। यह शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी 10 दृश्य उपकरण है। श्यामपट्ट का प्रयोग करने से शिक्षार्थी कान से सुनने के साथ साथ आँख से देखते भी हैं, जिससे उनको सीखने में अधिक सहायता मिलती है। कुछ विषयों में जैसे गणित आदि में श्यामपट्ट के प्रयोग के बिना शिक्षण कार्य पूरा ही नहीं हो सकता। कहने का मतलब है, श्यामपट्ट कौशल क्या बताता है हमें कि ब्लैक बोर्ड पर लिखना भी एक कला है, ठीक है, एक कौशल है, एक स्किल है। हर कोई व्यक्ति बोर्ड पर नहीं लिख सकता, ठीक है, और कितना अट्रैक्टिव लिख रहा है, कैसा लिख रहा है, तो ये भी सबको नहीं आता। कुछ टीचर आपने देखा होगा श्याम जब भी बोर्ड पर लिखते हैं तो इतना अच्छा लिखते हैं कि देखने में ही आपको मन से खुशी मिलती है कि हाँ वाह कितना अच्छा लिख रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, बहुत अच्छे से समझा लेते हैं। कुछ होते हैं वो क्या उल्टी सीधी राइटिंग लिखते हैं, सही से उन्हें लिखना भी नहीं आता, ठीक है, ऊपर से नीचे जा रहा है उनका, कभी नीचे से ऊपर जा रहा है, ऐसा हैंड राइटिंग है। तो श्यामपट्ट पर लिखना भी एक कौशल है। तो
और क्या है कि और सैमपट कौशल की अपनी महत्ता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि वो एक दृश्य सामग्री के तौर पर काम करता है। ठीक है, कुछ चीज़ें हमने देखा है कि श्रव्य और दृश्य सामग्री का कितना अच्छा यूज़ होता है। जब भी हम इनकी सहायता से किसी भी चीज़ को पढ़ाते हैं बच्चों को, तो बच्चों को अच्छे से समझ में आती है ना। मतलब 85% तक चीज़ें याद हो जाती हैं जब भी हम दृश्य सामग्री और श्रव्य सामग्री का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड किसका कार्य करता है, तो दृश्य सामग्री का यूज़ करता है, क्योंकि बच्चे उसे देख रहे हैं, सामने टीचर क्या पढ़ा रहा है उसे देख रहे हैं, तो वो दृश्य सामग्री के लिए के तौर पर कार्य करता है। और क्या है कि मैथ है, इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे संस्कृत है कि ब्लैक बोर्ड के बिना इन्हें आप नहीं पढ़ा सकते। जैसे संस्कृत पढ़ा रहे हैं तो कहाँ पे विसर्गें लग रही हैं, कहाँ पे हलंत लग रही है, जो अगर बोर्ड पे नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चे गलत करेंगे। ऐसी मैथ है, मैथ के क्वेश्चन बोर्ड पर ही सॉल्व कराए जाते हैं। तो कुछ चीज़ों में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, कुछ सब्जेक्ट में। अब हम श्यामपट्ट लेखन कौशल की उपयोगिता देख लेते हैं। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया डीएलएड में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। श्यामपट्ट कौशल, जितने भी कौशल मैं पढ़ा रहा हूँ, एक श्यामपट्ट कौशल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दूसरा पुनर्बलन कौशल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों पे तो खासकर आप ध्यान रखिएगा। तीसरा आपका उद्दीपन वाला, वो भी अच्छे से पढ़ लीजिए, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए अब देख लेते हैं श्यामपट्ट लेखन कौशल की उपयोगिता। पहला क्या है, चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र बनाने में श्यामपट्ट कौशल की अपनी उपयोगिता रहती है कि चित्र वगैरह आप किस पे बनाएंगे, ब्लैक बोर्ड पर ही समझाएंगे। मानचित्र भी बना रहे हैं तो कई बार टीचर क्या करते हैं, मैप वगैरह नहीं होते हैं अगर बड़े, तो वो क्या करते हैं, बोर्ड पर ही मैप वगैरह बना देते हैं। फिर है विद्यार्थियों को बुलाकर लेखन कार्य करवाने में। ठीक है, कुछ चीज़ें क्या करते हैं टीचर, बोर्ड पर बुलाते हैं बच्चों को कि कुछ भी लिखवाना वगैरह होता है। ठीक है, लेखन कार्य के लिए भी ब्लैक बोर्ड की अपनी उपयोगिता है। फिर है कठिन शब्दों के लेखन में या बर्तनी शब्द अशुद्धि दूर करने में। कुछ टीचर क्या करते हैं, कुछ बच्चे बार बार एक ही चीज़ को गलत लिखते हैं, तो वो क्या करते हैं, बोर्ड पे बुला लेते हैं उन्हें और उसे कम से कम 10 बार लिखने को कहते हैं, 5 बार लिखने को कहते हैं, ताकि वो गलतियाँ दूर हो जाएँ। इसमें भी अपना उपयोगिता है उसकी। फिर है विज्ञान और गणित जैसे विषयों में बहुत ज़्यादा उपयोगिता है ब्लैक बोर्ड की। गणित के सवाल बोर्ड पर ही सॉल्व कराए जाते हैं। विज्ञान में भी कई होते हैं जो प्रयोग वगैरह होते हैं, उन्हें भी बोर्ड पर ही समझाया जाता है। फिर है कक्षा में अवधान को जागृत करने व निरंतरता बनाए रखने में। मतलब बच्चों के ध्यान को जागृत करने के लिए भी बोर्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ है, क्योंकि बोर्ड पे फोकस तो बना रहता है। अगर आप सीधे सीधे बोलकर चीज़ों को समझाएंगे तो शायद छात्र उतने जागृत नहीं रहेंगे, लेकिन अगर आप बोर्ड पे चीज़ों को समझा रहे हैं तो उनका फोकस एक जगह हो जाता है। अब हम देखेंगे श्यामपट्ट लेखन हेतु आवश्यक सामग्री क्या क्या जरूरी होती हैं जब भी हम बोर्ड पर किसी चीज़ को लिखते हैं। ठीक है, तो चौक आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि चौक से ही आप लिखेंगे। डस्टर भी ज़रूरी है, पॉइंटर भी ज़रूरी है और श्यामपट्ट तो है ही ज़रूरी। ठीक है, अब तो क्या है कि ऑनलाइन हो गया है तो ऑनलाइन में अलग चीज़ें ज़रूरी पड़ती हैं, लेकिन जब पहले श्यामपट्ट चलते तो अभी भी कई जगह श्यामपट्ट अभी भी चल रहे हैं ब्लैक बोर्ड, तो उसमें चौक का तो अपना इंपॉर्टेंस है सबसे ज़्यादा, फिर डस्टर का भी अपना इंपॉर्टेंस है। अब हम देखेंगे श्यामपट्ट लेखन प्रयोग में सावधानियाँ, कि कौन कौन सी सावधानियाँ रखी जाएं जब भी हम श्यामपट्ट कौशल का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है डीएलएड में। तो पहला है, अक्षरों का आकार बड़ा, समान व स्पष्ट हो। मतलब आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, जो अक्षर आप बना रहे हैं वो बड़े आकार के हों, क्योंकि जो बच्चे पीछे बैठे होते हैं या जिन्हें कम दिखता है थोड़ा, तो वो उन अक्षरों को नहीं देख पाएंगे अगर आप छोटे छोटे अक्षरों में लिखेंगे। तो वो अक्षरों का आकार बड़ा होना चाहिए और एक समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई अक्षर छोटा बना रहे हैं, कोई बड़ा बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं, समान होना चाहिए और स्पष्ट हो। फिर एक कार्य करते समय, शब्द लिखते समय उच्चारण भी करते रहें। मतलब जब आप लिख रहे हैं बोर्ड पर, उसके साथ साथ उच्चारण का भी यूज़ करते रहें। ठीक है, अगर उच्चारण करेंगे तो बच्चे क्या, अगर कुछ बोर्ड पर नहीं भी देख रहे हैं तो वो सही लिख सकें, या जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, क्लियर नहीं दिख रहा है, तो वो उच्चारण के माध्यम से लिख सकें चीज़ों को। फिर लेखन स्वच्छ, विधिवत, पढ़ने योग्य हो। मतलब जो आप लिख रहे हैं वो स्वच्छ लिखा हो और विधिवत हो, जिससे बच्चे पढ़ सकें। लेखन तेज हो परंतु उसमें कुरूपता ना आए। मतलब आप थोड़ा जल्दी जल्दी लिख सकें चीज़ों को, लेकिन ऐसा ना हो कि आपकी राइटिंग बेकार हो जाए। तो मतलब इतना जल्दी भी नहीं लिखना कि राइटिंग ऊपर नीचे हो जाए, सही से लिखना है। फिर लेखन कार्य करते समय बीच बीच में पीछे मुड़कर छात्रों का भी ध्यान देना चाहिए, ताकि अनुशासन बना रहे। मतलब कुछ बच्चे होते हैं ना कि टीचर आगे लिखता जा रहा है, पीछे वो शोर कर रहे हैं, तो जब भी आप लिख रहे हो बोर्ड पर तो पीछे भी देखते रहें कि बच्चे सही से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये कुछ सावधानियाँ थी जो आपको रखनी है जब भी श्यामपट्ट कौशल का यूज़ किया जाए। तो एग्ज़ाम के लिए इसे तैयार कर लीजिएगा, और जो मैंने आपको बताया पुनर्बलन वाला, उसे अच्छे से याद करिए, वो कई बार पूछे जा चुके हैं ये दोनों। नेक्स्ट हमारा कौशल है पुनरावृत्ति कौशल। इसे स्किल ऑफ रिपीटिशन कहते हैं। ठीक है, शिक्षण कार्य कितना सफल रहा, इसका मापन अभ्यास प्रश्नों द्वारा किया जाता है। इसे ही पुनरावृत्ति कौशल कहा जाता है। इस कौशल में पढ़ाए गए पाठों, तथ्यों को दोहराया जाता है, जिससे अधिगम स्थायी होने के साथ साथ त्रुटि रहित भी होता है। पुनरावृत्ति कौशल को स्थायीकरण कौशल भी कहते हैं। कहने मतलब जो भी आपने पढ़ाया है उसे बार बार रिपीट करना। ऐसा कहा जाता है कि आप जो भी चीज़ पढ़ते हैं एक बार,
उसे 1 या 2 सप्ताह बाद भूल जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि 1 महीने में कम से कम उसका 2 बार रिवीजन कर रहे हैं ताकि चीज़ें आपको याद रहें। तो टीचर क्या करते हैं, जब भी शिक्षण कार्य कंप्लीट कर लेते हैं तो बच्चों को कितना आया, कितनी गलतियां कर रहे हैं, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, बार बार उसे रिपीट करते हैं। और मुख्य उद्देश्य इसका यही है कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनका ज्ञान स्थायी करना। ठीक है, तो इसलिए इसे स्थायीकरण कौशल भी कहते हैं, पुनरावृत्ति कौशल को, क्योंकि आप इसमें चीज़ों को या तथ्यों को या पाठों को जो भी आपने पढ़ लिया है उन्हें बार बार दोहराते हैं, इसलिए इसे पुनरावृत्ति कौशल कहा गया है। शिक्षण में एक से अधिक कौशलों एवं गतिविधियों का समावेश। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षण में एक से अधिक कौशलों एवं गतिविधियों का समावेश। शिक्षण कौशलों के एकीकरण से अभिप्राय शिक्षण के दौरान एक साथ विभिन्न शिक्षण कौशल के प्रयोग से है। मतलब कई बार ऐसा होता है जब भी आप पढ़ा रहे हैं, शिक्षण कार्य कर रहे हैं, तो एक से अधिक कौशलों का एक बार में यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे आप पुनर्बलन भी दे रहे हैं साथ ही साथ। ठीक है, साथ ही साथ आप पुनरावृत्ति भी करा रहे हैं। ठीक है, पुनरावृत्ति कौशल का भी यूज़ कर रहे हैं, चीज़ों को दोहरा रहे हैं, तो एक साथ कई कौशलों का आप यूज़ करते हैं। तो शिक्षण कौशलों के एकीकरण से अभिप्राय क्या है, शिक्षण के दौरान एक साथ विभिन्न शिक्षण कौशल के प्रयोग से है। शिक्षण एकांगी प्रक्रिया ना होकर बहुआयामी स्वरूप वाली प्रक्रिया है। और इन कौशलों का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो इन कौशलों का मुख्य लक्ष्य प्रशिक्षुओं में उन सभी कौशलों की दक्षता विकसित करके इस योग बनाना है कि वह कक्षा शिक्षण को सर्वोत्तम रूप में प्रस्तुत कर सकें। ठीक है, मतलब इन कौशलों का उद्देश्य क्या है कि जितने भी प्रशिक्षु हैं जो सीख रहे हैं उनसे, उन सभी को दक्षता प्रदान करना है। ठीक है, उन्हें ऐसे बनाना है कि वो इन सभी कौशलों को अच्छे से यूज़ करना सीख जाएं और इस योग बन जाएं कि वो कभी भी टीचिंग उन्हें करनी पड़े या जब भी वो पढ़ाएं चीज़ों को, तो वो सर्वोत्तम ढंग से चीज़ों को प्रस्तुत करना जान जाएं कि कैसे उन्हें पढ़ाना होता है, सारी कौशलों का अच्छे से प्रयोग करना उन्हें आ जाए। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट होता है और तैयारी करते रहिए, नोट्स बनाते चलिए। नेक्स्ट महीने में आपके एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं, तो तैयारी तेज़ी से कर दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।